हेलो दोस्त, मैं बीटू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th हम बायोलॉजी का 6 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा जैव प्रक्रम। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर से 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न होता है, 2 नंबर का आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न और कभी कभी 4 नंबर का विस्तृत प्रश्न भी बन जाता है। तो इस चैप्टर को देखेंगे। यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 6 का जो नाम है जैव प्रक्रम, सबसे पहले हम कोई भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो उस चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जैव प्रक्रम की परिभाषा को समझेंगे। बोर्ड पे लिखा गया है कि जैव प्रक्रम हेडिंग हमारा है और जैव प्रक्रम की ये परिभाषा लिखा गया है। कर है कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब होता है प्रक्रियाएं या प्रक्रिया। अनुरक्षण की बात करेंगे, अनुरक्षण का मतलब होता है प्रक्रिया, अर्थात वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों की प्रक्रिया का कार्य करता है जैव प्रक्रम कहलाता है। या हम इसे उस रूप में भी बोल सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करता है जैव प्रक्रम कहलाता है। अब इस जैव प्रक्रम में हम बोर्ड के एग्जाम से देखेंगे कि जैव प्रक्रम के टोटल कितने भाग होते हैं। इसके टोटल 4 भाग होते हैं। पहला भाग आपका पोषण होगा, दूसरा भाग आपका श्वसन होगा, तीसरा भाग आपका वहन होगा, जिसको हम परिवहन भी कहते हैं, और चौथा भाग हमारा उत्सर्जन होगा। यदि हम चारों की बारे बात करेंगे कि जो पोषण होता है, पोषण से क्या होता है, श्वसन से क्या होता है, परिवहन या वहन से क्या होता है और उत्सर्जन से क्या होता है, इन सभी चीजों को बारी बारी से हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पोषण के बारे में पढ़ते हैं कि पोषण क्या है। ठीक है, तो पोषण आपको दिखाई दे रहा है, पोषण। ठीक है, पोषण की यदि हम डिफिनीशन की बात करें कि पोषण का मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी हम खाद्य पदार्थों को खाते हैं, ठीक है, भोजन को ग्रहण करते हैं, उस भोजन को हम लोग धीरे 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 एंजाइमों की सहायता से अपने शरीर में पचाते हैं और शरीर के द्वारा उसके अनेक प्रक्रियाओं में अवशोषित करके ऊर्जाओं को भेजने का काम करते हैं। क्या कहलाएगा जी? पोषण कहलाएगा। तो पोषण की परिभाषा जब भी पूछे तो हम कह सकते हैं कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण किया जाता है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है एवं शरीर द्वारा अवशोषण किया जाता है, पोषण कहलाता है। यदि हम पोषण की बात करें कि पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि पोषण को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, तो जीवों के आधार पे हम 2 तरह से बांट सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्वपोषी और सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे विषम पोषी। अब यदि हम स्वपोषी की बात करें कि स्वपोषी क्या होता है, तो स्वपोषी मतलब नाम से स्पष्ट है, वे जीव जंतु पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हो स्वपोषी कहलाते हैं। ये किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर नहीं रहते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे जी? स्वपोषी। परिभाषा देखिए, कह रहा है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एवं सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे जी? स्वपोषी, या हम इसको स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। एग्जाम्पल में हरे पेड़ पौधे आपका क्या होगा जी? स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग याद रखे रहेंगे। दूसरा है हमारा विषम पोषी। इसकी यदि हम परिभाषा की बात करेंगे कि विषम पोषी पोषण किसे कहेंगे, तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे जी? विषम पोषी पोषण। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे पोषण का तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है बल्कि दूसरे जीवों से प्राप्त कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे जी? विषम पोषी
पोषण। इसके अलावा हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण में कौन कौन से जीव आते हैं, कौन कौन से करते हैं। तो स्वपोषी समझ लेते हैं हम लोग। स्वपोषी का मतलब कर रहा है कि स्वपोषी पोषण हरे पौधों तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया को अपना सकते हैं, उन्हें, ठीक है, उन्हीं में क्या होता है जी, स्वपोषी पोषण होता है। अब हम पहले सबसे पढ़ेंगे इसमें प्रकाश संश्लेषण कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ध्यान सुनिएगा, इसकी परिभाषा की यदि बात करें तो पहले मैं बता दे रहा हूं कि यदि कभी भी प्रकाश संश्लेषण पूछे तो कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे मृदा से खनिज एवं जल को अवशोषण करके एवं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम की सहायता से यदि पेड़ पौधे भोजन बना लेते हैं तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आते हैं अगला, परिभाषा क्या लिखा गया है, करें कि वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 एवं जल H2O के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरिम कह सकते हैं, पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट अर्थात C6H12O6 में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। जो आपको परिभाषा बताया है उसी को इसमें लिखा गया है। आगे यदि हम बात करेंगे कि इसका रिएक्शन क्या होता है तो देखते, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग यहाँ लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल यहाँ पे है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा है, जल के 12 अणु और कार्बन के 6 अणु को हम लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जब हम भोजन का निर्माण करते हैं तो ये हमारा ग्लूकोज, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, एवं ऑक्सीजन तथा ये जल का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया में हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं जी, छोड़ते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है, अर्थात हम प्रकाश संश्लेषण ऐसी कौन कौन सी चीज है जिनसे हम आसानी से कर सकते हैं, तो वो चीज को देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट पर लिखा गया आपका सूर्य का प्रकाश। हम बता दें आपको कि यदि प्रकाश संश्लेषण कोई पेड़ पौधा कर रहा है तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश का होना अति आवश्यक होता है। सेकेंड नंबर है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अभी बताया, इसको हिंदी में हम लोग पर्णहरिम कहते हैं। तो यदि पर्णहरिम नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम तीसरे नंबर की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह, ठीक है, CO2 कहा जाता है। स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, एटमॉस्फेयर से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और फोर्थ नंबर का हमारा जो कच्ची सामग्री होगी जल, ये स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करके पूरी तरीके चारों का मिलाप करके हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कराते हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसको समझेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो हमारी घटनाएं घटित होती है वो कौन कौन सी है जी, तो पहला नंबर का है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यदि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है तो सबसे पहले काम यही होगा कि जो हमारा पर्णहरिम है अर्थात क्लोरोफिल है, यह क्या करेगा जी, प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करके। दूसरा पॉइंट है जो हमारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना एवं जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन करना, ये भी क्या है जी, प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं हैं। तीसरे नंबर के यदि पॉइंट की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना, ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्या है, हमारी घटनाएं हैं। तो कभी भी आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, तो पहला नंबर कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। दूसरा है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करके जल के अणुओं का क्या करना जी, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटन कर देना, अपघटन कर देना। और तीसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का
कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देना। ये प्रकाश संश्लेषण की 3 घटनाएं हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले जो हमारा तत्व होगा, जो हमारा पॉइंट होगा, उसमें हम लोग देखेंगे रंध्र, जिसका नाम होगा स्टोमेटा। बहुत बार पूछा जाता है स्टोमेटा की परिभाषा या स्टोमेटा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्टोमेटा की आकृति दिखाई गई है, ठीक है। देखते हैं पहले स्टोमेटा क्या चीज होता है। कह रहा है कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये जो आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें रंध्र कहा जाता है, अर्थात स्टोमेटा कहा जाएगा। बहुत परिभाषा इजी है। हम कह सकते हैं कि किसी भी पेड़ पौधों की पत्तियों पे जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे जी, स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा के कार्यों को समझेंगे कि रंध्र के कार्य क्या होते हैं। रंध्र के कार्य को पहला नंबर लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान किन छिद्रों के द्वारा होता है जी, तो रंध्रों के छिद्रों के द्वारा किया जाता है। अर्थात जिस तरह हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, सेम वैसे ही पेड़ पौधे भी अपने पत्तियों में इन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा नंबर हमारा पॉइंट है कि वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब ये होता है कि यदि पेड़ पौधों के शरीर में या पत्तियों में अधिक मात्रा में कोई पदार्थ जम जाता है या अपर्याप्त मात्रा में हो जाता हो, ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी ये पत्ती क्या करते हैं, निभाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल अर्थात जल के वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये पत्तियां भी क्या करते हैं, रंध्रों के द्वारा निकाल दिया जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि बरसात का मौसम हो और पेड़ पौधों के चारों तरफ पानी यदि ज्यादा लग जाए, तो पेड़ पौधे जड़ों के माध्यम से पानी को क्या करेगा, अपने अंदर समाहित करेगा और फिर पत्तियों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उत्सर्जन कर देता है। इसलिए ये पत्ती क्या होता है, पत्ती में जो रंध्र पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, कार्य करता है। इसके अलावा ये इसमें दिया गया आपका एक हमारा रंध्र, इसमें आपको सारी चीजें दिखाई दे रहा है। ये सहायक कोशिका होगी इसमें आसपास में, जो ऊपर आपको यह दिखाई दे रहा है, इसको हम अधिचर्म कोशिका कहेंगे। ये छोटे छोटे जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम द्वार कोशिका कहते हैं। इन्हीं द्वार कोशिका से गैसों का आदान प्रदान हम कर सकते हैं, और ये हमारी रंध्र होती है, रंध्र छिद्र जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या स्टोमेटा का एक दिया है चित्र में भी, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते एवं बंद होते हैं। अगले अब हम बात करेंगे पॉइंट की, तो अब पढ़ेंगे हम इसमें विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण अभी बताया है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, बल्कि दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम लोग विषमपोषी पोषण कहते हैं। और विषमपोषी पोषण की यदि बात करें तो यह 3 प्रकार का होता है। कभी भी क्वेश्चन पूछे कितने प्रकार का होगा जी, 3 प्रकार का होगा। फर्स्ट नंबर का प्राणी संपोषण, दूसरा होता है मृत जीवी पोषण, और तीसरा होता है परजीवी पोषण। इन तीनों को हम बारी बारी से समझते हैं कि प्राणी संपोषण क्या होता है। तो कह रहा है कि इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही अंदर कर लेते हैं, उन्हें हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करेंगे तो अमीबा हो जाएगा, आपका मानव हो जाएगा। ये हमारे क्या है जी, प्राणी संपोषण करने वाले जीव है। अगला पॉइंट है हमारा मृत जीवी। मृत जीवी का मतलब मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर पर या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग मृत जीवी पोषण कहते हैं। कोई भी चीज हमारा डेथ कर जाता है, उनको मर जाते हैं, तो उनको खाने वाले जो जीव होते हैं, उन्हीं जीव को हम लोग क्या कहेंगे जी, मृत जीवी पोषण। जैसे फुफुंदी मान लीजिए हो जाएगा आपका एग्जाम्पल में, कवक हो जाएंगे, ये हमारे क्या है, मृत जीवी पोषण। और तीसरे पॉइंट की यदि बात करेंगे परजीवी पोषण, तो परजीवी पोषण का मतलब ये होता है बाबू कि परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे जी, परजीवी पोषण। और परजीवी पोषण में जो आपको जैसे अमरबेल हो जाए, जू हो जाए, पिताकृमि हो जाए, इसके अलावा जोंक हो जाए, ठीक है, ये हमारे क्या है,
परजीवी है, ये दूसरों पे आश्रित रहते हैं और उनको बिना नुकसान पहुंचाए अपना भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? परजीवी पोषण। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए विषम पोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्राणी समपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी। इसमें क्या होते हैं जी? पूरा का पूरा भोजन अपने अंदर पचा लेते हैं और ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं। इसमें मृतजीवी में क्या होता है जी कि मृतजीवी पोषण में मरे सड़े गले से अपना भोजन प्राप्त करके, ठीक है, अपना जीवन यापन करते हैं। और परजीवी पोषण क्या होता है? तो ये दूसरे पर आश्रित रहते हैं और बिना नुकसान पहुंचाए उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? परजीवी पोषण। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अमीबा में पोषण, ठीक है, अमीबा में पोषण समझते हैं। देखो अमीबा में, ये क्वेश्चन बार बार यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस बार के एग्जाम में हो सकता है आपका पूछा जाए। तो कभी भी आपसे पूछे कि अमीबा में पोषण, अर्थात अमीबा में पोषण क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए ये आपका अमीबा है, इसको हम लोग अमीबा कहते हैं। इस ऐसी आकृति होती है अमीबा की, ठीक है, कोई निश्चित आकृति इसके नहीं होते हैं और ये हमारे बने होते हैं। ये अमीबा है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा की यदि बात करेंगे तो यह एक कोशिकीय 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 जीव है, अर्थात पूरा का पूरा इसका शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से हुआ है और इनके अंदर बहुत सारे हमारे कोशिकांग पाए जाते होंगे। ये हमारे कोशिकांग है और इसमें एक छोटा सा हमारा केंद्रक होता है। ये क्या होता है जी? केंद्रक होता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रक कहा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने मुंह से भोजन करते हैं, सेम वैसे ही जो हमारा अमीबा होता है इसके भोजन करने के लिए यहाँ खांचे बनाए जाते हैं, जिनको हम लोग, देखो यहाँ फिगर नंबर 2 में दिखाया गया, कुटपाद या पदाब के नाम से जानते हैं। और कोई यदि खाद्य कण इनके पास आता है तो अपने मुंह को फैलाकर फिर अपने अंदर उस खाद्य पदार्थ को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे अंदर, आपको यहाँ पे देखो अंदर अंदर लेने के बाद फिर पूरा ये जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ के कण अंदर चले जाएंगे और इसका अपना पाचन कर लेंगे। इस तरह अमीबा में पाचन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया अमीबा में भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है, मतलब जो कुटपाद होता है उसी से अपने क्या कर लेता है? भोजन को ग्रहण कर लेता है। और खाद्य रिक्तिका में जो, देखिए यहाँ पे जो खाद्य रिक्तिका होती है वहां पे पहुंच जाता है हमारा भोजन। फिर खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में धीरे 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 होने लगता है। जब जो विघटन होगा तो वहां से कुछ एंजाइम निकलेगा, शरीर से ऊर्जा निकलेगी उसके, तो कह रहा है कि बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और ये पदार्थ शरीर के बाहर निकासित कर दिया जाता है और जो उसमें काम लायक होता है वो अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। इस तरह अमीबा में क्या होता है जी? पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। सेम वैसे ही यदि हम बात करेंगे कि पैरामीशियम में क्या होता है, तो पैरामीशियम भी आपका एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। ये चप्पल की आकृति का इसका हमारा आकृति होता है। इसमें पैरामीशियम क्या करेगा? अपने जैसे सेम एकदम जैसे आपको हमें अमीबा बताया वैसे ही पैरामीशियम क्या करेगा? अपने पछावर था कोशिका को पूरी तरह के सतह को ढक लेगा और फिर भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या पढ़ चुके हैं जी? अमीबा एवं कोशिका, अमीबा एवं पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम बहुत सारे इस पे आपको क्वेश्चंस, पीडीएफ या मान लेते हैं मैथ, साइंस जो भी होते हैं सारे सब्जेक्ट का हम लोग कराएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।